हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी सिविल एस्पिरेंट। यहाँ पर हम यूपीएससी प्री 2026 के लिए 50 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक को सीख रहे हैं। अभी तक मैंने आपको टोटल 3 वीडियो बना के दिए हैं। अगर आपने उनको देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम पार्ट 4 में एक न्यू टेक्निक को सीखेंगे। ध्यान में रखना, ये टेक्निक आपकी तभी काम करेगी जब आप मल्टीपल टाइम्स पीवाईक्यू को लगाएंगे। पीवाईक्यू की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये क्वेश्चंस, ये टेक्निक उतनी ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। इस टेक्निक का जो नाम है, जो अभी इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, उसका आप नाम लिख सकते हैं। नाम वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम जब आप क्वेश्चंस लगेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। वैसे आप लिख सकते हैं फाइंड आउट ऑड ऑप्शंस। मतलब जब भी आप किसी क्वेश्चंस को पढ़ें और उसमें आपको लगे कि एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकियों से बहुत अलग है, तो उसको आप मान सकते हैं कि ये सही ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ मान सकते हैं। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आपको 10-12 सवाल देखने को मिलेंगे। उसमें अगर आप ये तरीका लगाएंगे तो 10-12 में से 7-8 सही हो जाएंगे, 3-4 आपके गलत भी होंगे। जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एलिमिनेशन टेक्निक का प्रयोग हमें तभी करना है जब हमें आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा है। हमने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है, एग्जाम में हम बैठे हैं, हमारे पास में टोटल 100 क्वेश्चंस थे। 100 में से करीब 30 से 35 क्वेश्चंस वो थे जो हमें एग्जैक्टली आ रहे थे, उनको सॉल्व कर दिया है। उसके बाद में कुछ एक वो क्वेश्चन जो जिसमें अपन जो 2 ऑप्शंस होते हैं, 2 ऑप्शंस कन्फ्यूजन, मतलब हमें 2 ऑप्शंस पता है, 2 ऑप्शंस नहीं पता है, वो भी सॉल्व कर दिए हैं। ऐसा करके आप अगर देखेंगे तो करीब-करीब 50 के आसपास क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। और अगर आपको यूपीएससी का प्री क्वालीफाई करना है तो कम से कम आपको एग्जाम के अंदर 70 प्लस क्वेश्चंस तो सॉल्व करके आना ही है। और मेरी स्ट्रेटेजी माने तो कम से कम आप 85 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे। अगर आपको इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो आपको थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ेगी। और जब आप रिस्क लेंगे तो वो रिस्क कैसे लेंगे? एलिमिनेशन के दम पे। और अब हम सीखेंगे कि एलिमिनेशन कैसे काम करेगी। ये जो टेक्निक है ये कैसे काम करती है, ये देखिए आप। एक बार इस क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस पूछा गया है कि हाल ही में पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में किसके संदर्भ में चर्चा की गई है? इंग्लिश में पढ़ेंगे। रिसेंटली द टर्म पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर इज रिसेंटली एंड अप्रोप्रिएटली डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब आप ये देखिए कि ऑल्दो अगर किसी ने यूपीएससी का प्री 2024 दिया था तो आपको पता होगा कि उस साल करंट अफेयर्स में ऐसा कोई हमने पढ़ा नहीं था। करंट अफेयर्स में ऐसा कोई टॉपिक चर्चा में था भी नहीं। बिल्कुल अतरंगी क्वेश्चन से हमें बिल्कुल नहीं पढ़ा। अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या एक बार के लिए अपन क्या करते हैं, एक बार के लिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? इरिगेशन ऑफ ट्रेस क्रॉप फील्ड। सेकंड है लिफ्ट इरिगेशन ऑफ सीरियल क्रॉप। थर्ड ऑप्शन है लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज। एंड फोर्थ ऑप्शन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब आप ये देखिए कि इन तीनों का संबंध किसके साथ में है? सीढ़ीदार खेतों की सिंचाई, धान्य फसलों की उत्थान सिंचाई, दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण, वर्षा जल संचय प्रणाली। अब आप यहाँ पे देखिए संचयन प्रणाली। अब यहाँ पे देखिए कि जो तीनों ऑप्शन है ना, ये कहीं ना कहीं पानी से जुड़े हुए, सिंचाई से जुड़े हुए, फसल से जुड़े हुए हैं। लेकिन ऑप्शन तीन एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से अलग है। अगर आप इसको एग्जाम में टिक करके आते तो ये इसका सही आंसर था। वैसे अगर आप थोड़ा बहुत लॉजिक भी लगाएंगे तो इसमें क्या है, हाइड्रो पावर का स्टोरेज, तो वो दीर्घावधि ऊर्जा से रिलेटेड ही था। ये है क्या, इसको अपन जब पूरा पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, पूरा 2024 का पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, तब मैं आपको पूरा इसका डिटेल में आंसर भी बता दूंगा कि इसका मतलब क्या है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर आप फुल पेपर सॉल्विंग में लाइव जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब भी अपन लाइव जुड़ेंगे तब आपको भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आप लाइव जो जूम मीटिंग होती है उसमें आप कनेक्ट हो सकते हैं और आप लाइव डाउट सॉल्विंग करवा सकते हैं। एक क्वेश्चन है जो कि 2024 का ही है। ध्यान में रखना, मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ ये 2024 के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि काफ़ी लोग बोले कि आप पुराने सवाल करवा रहे हैं। पुराने नहीं, लेटेस्ट के क्वेश्चंस है और लेटेस्ट के क्वेश्चंस में मैं आपको एलिमिनेशन लगवा के दिखा रहा हूँ। क्वेश्चंस है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर आर ऑफन डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ। जो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर है इसकी चर्चा किसके संदर्भ में की जाती है? ऑप्शंस को पढ़िए। सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकियां, औषधि डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो प्रौद्योगिकियां, टीका उत्पादन प्रौद्योगिकियां, और डी क्या है, अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियां। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ड्रग डिलीवरी नैनो टेक्नोलॉजी, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, एंड डी है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। अब आप इस बात को देखिए, इसमें क्या है, इन तीनों का सिस्टम किसके साथ में है? इन तीनों का सिस्टम कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड से है, कहीं ना कहीं फार्मा, या फिर कह सकते हैं कि जो औषधि है, ड्रग्स है, इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं है। मेडिकल फील्ड से ये जुड़े हुए ऑप्शंस है।
ठीक है। और ये एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो बाकियों से सबसे अलग है। अगर आप इसको सही करके आते हो तो ये इसका सही आंसर था। आप देखेंगे कि बहुत बार ऐसा, मैं आपको 2024 में नहीं, 2023, 2025, 2022 हर एक एग्जाम में ऐसे 7-8 सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल अतरंगी है, हमें नहीं पता है, फिर भी कुछ लॉजिक लगाएंगे तो अपना आंसर आ जाता है। अब आप ये बोलेंगे कि मैं यहाँ पे आपको तुक्के मारना सिखा रहा हूँ। ये तुक्के नहीं हैं। ये मल्टीपल टाइम जब अपन पीवाईक्यू लगाते हैं तब हमें समझ में आता है कि ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है। सेकंड बात, इनको हमें पहली बारी में यूज़ नहीं करना है। इन ट्रिक्स को हमें तब यूज़ करना है जब हमें कंप्लीट आंसर नहीं आ रहा है तब। फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉलेज के बेस पे एंड सेकंड ऑप्शंस, जो सेकंड मैंने जो बताया, 2 ऑप्शंस कन्फ्यूजन। एग्जाम में ध्यान में रखना, जब आप एग्जाम में सॉल्व करने जाएँगे क्वेश्चंस को, तो आपके पास में एक क्वेश्चंस वो होगा जिसमें आपको 100% श्योरिटी है कि इसका आंसर आपको पता है। सेकंड क्वेश्चंस वो होगा जिसमें आपको पता है कि 2 ऑप्शंस तो गलत है, ये आपको पता है, और 2 ऑप्शंस के बीच में आप कन्फ्यूजन में हैं। तो इन दोनों को तो आपको श्योरली सही करके ही आना है। मतलब कहने का मतलब, जिसमें आपको कन्फ्यूजन है ना 2 ऑप्शंस में कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तो इसको आपको अटेम्प्ट करना है, इसको छोड़ना नहीं है, और जो श्योर आ रहा है उसको करना ही है। अगर आप इन दोनों के बेस पे करीब-करीब 75 क्वेश्चन सही कर रहे हैं ना, तो फिर आपको एलिमिनेशन को छूने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि अपन इन दोनों के बेस पे इतने क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं पाते हैं। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको आपको यूज़ करना पड़ेगा और आपको समझ में आएगा कि ये काम करती हैं। अभी हमने 2 क्वेश्चंस देखे, 2 क्वेश्चंस और देखते हैं। एक बार के लिए इसको देखिए। व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन 1, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। इंटर स्टेट माइग्रेशन इज स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। इंटर स्टेट क्वारंटीन इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट। कॉर्पोरेशन टैक्स इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। ऑल दो जो मैंने आपको बताया, ओड ऑप्शंस को आपको बांटने के लिए मैंने बताया कि जो ओड ऑप्शन है उसको आपको अलग से छांट के अलग करना है। उसके तहत अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर सी हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि जो पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शंस एलिमिनेशन को यूज मत करना। यहाँ पे वैसे लग रहा था, मैंने आपको बता दिया, पर जहाँ तक हो सके पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन दोनों सब्जेक्ट को नॉलेज के बेस पे ही सॉल्व करना। लेकिन लगता है कि आपसे हो ही नहीं रहा है, तब आप इसको एक बार के लिए लगा सकते हैं और ये काम करती है। इसी को एक बार के लिए हिस्ट्री पे लगा के देखते हैं। ये 2024 का सवाल है ये भी। ये सारे के सारे मैं 2024 के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। विच वन ऑफ फॉलोइंग वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट पासिया? जो प्ले राइट पासिया है, इसको किसने लिखा था, इससे रिलेटेड कौन सा वर्क है? सबसे पहला है काव्य अलंकार, दूसरा है नाट्य शास्त्र, थर्ड है मध्यमा वियोग वया योगा, एंड डी है महाभाष्य। अब यहाँ पे इस लॉजिक को कैसे लगा सकते हैं, आप देखेंगे कि ऑप्शन सी है ना, इसको हमने कभी नहीं पढ़ा, कभी जाना ही नहीं है। नाट्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र है, महाभाष्य है, इनके बारे में कहीं ना कहीं हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली है, बट इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। अगर एग्जाम में मुझे तुक्का मारने होता तो मैं इसके साथ में जाता। अब आप यहाँ पे देखना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट में जहाँ तक हो सके तुक्के मारने से बचना है, जहाँ तक हो सके एलिमिनेशन का यूज़ करने से बचना है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि लगाना ही है, तो आप इस तरीके से जो लॉजिक है, इस तरीके से आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं। अगर मैं बताऊँ आपको ऑप्शंस एलिमिनेशन में, तो सबसे मैं कमज़ोर जो ट्रिक है वो मैं इसी को मानता हूँ, पर इसको लगाना कब है, जब हमारे पास में कोई ऑप्शंस बचता नहीं है, तब हमें इसका प्रयोग करना है। अभी तक मैंने आपको टोटल इसमें 4 क्वेश्चंस करवाए हैं और 4 ट्रिक भी दिखा दी हैं, और अभी तक मैं सिर्फ 2024 का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप टोटल क्वेश्चंस काउंट करेंगे तो करीब-करीब मैंने आपको 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस एलिमिनेशन के दम पे। अब आप इस बात को ध्यान में रखना कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। कोई भी टीचर आपकी मदद नहीं कर सकता, टीचर आपको सिर्फ सिखा सकता है। बाद में आपको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आपकी उतनी ज़्यादा बढ़िया होगी। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इससे आपको हेल्प हो रही है, तो इनको लगा के आप फॉलो करके आजमा सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना कि अगर आपको इस तरीके के जो वीडियोज हैं वो अच्छे लगते हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। और आजकल यूट्यूब पे हाइप करने का भी ऑप्शन आता है, आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। जाते समय अपनी एक प्यारी सी कमेंट कर सकते हैं। और अभी हम इसी चैनल पे 3 सीरीज चला रहे हैं। पहली एलिमिनेशन टेक्निक, जहाँ पे हम एलिमिनेशन को सिखा रहे हैं। साथ में प्रिलिम्स प्रेडिक्शन 2026, जहाँ पर हम यूपीएससी 2026 के लिए
इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकते हैं उनको मैं आपको बता रहा हूँ, और साथ में कंप्लीट इंडियन पॉलिटी आपको यूट्यूब पे कवर करवाई जा रही है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। इसके लिए आप एक बार के लिए प्लेलिस्ट विजिट करेंगे, और ऐसे वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कुछ भी डाउट है तो आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, उससे कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।